रात के 9 बजे थे। हवाएं जोर से चल रही थी। तभी एक आदमी गुनगुनाते हुए एक तालाब के पास आता है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हे। वो आदमी पानी पीने के लिए उस तालाब में हाथ डालता ही है कि एक चुड़ैल उसके गले लग जाती है और कहती है, लग गई गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। उस चुड़ैल को अपने इतने करीब देखकर उस आदमी के फेफड़े निकल आते हैं। डर के मारे उसका गला सूख जाता है और कहता है, चुड़ैल बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? पानी पीना था ना, आजा जी भर के पानी पी। चुड़ैल ऐसा बोलकर उसकी गर्दन को उसी तालाब में डाल देती है और तब तक डुबोकर रखती है जब तक वो मर नहीं जाता। कुछ देर बाद उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। तभी तालाब में से 2 भूत और 3 चुड़ैल निकल कर आती हैं, जो उस आदमी के शरीर को कई टुकड़ों में करके नोच कर खा जाती हैं। तभी वो 5 भूत और चुड़ैल कहते हैं, जो भी इस तालाब पर आएगा जिंदा मार दिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा हमसे। हाँ, कोई नहीं बचेगा। इस तरह नोच नोच कर खाएंगे हम सबको। किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमारे साथ ठीक नहीं किया। जिस तरह इन गांव वालों ने हमें तड़पाया है, उसी तरह हम भी इन्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे, पानी के लिए तरसा देंगे। कुछ देर बाद एक ममता नाम की औरत मटका लेकर आती है और बोलती है, ओहो, रात में ही पानी खत्म हो गया। मुझे ही आना पड़ा इतनी रात को। चिंटू के पापा कुछ सुनते ही नहीं। वो औरत तालाब से पानी भरकर जैसे ही चलने लगती है, तभी अचानक से उसके सामने 3 डरावनी चुड़ैल आकर कहती है, तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकती और जिंदा भी नहीं जा सकती हमसे बचकर। ये क्या कह रही हो तुम? छोड़ो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने ही तो सब बिगाड़ा है, इसीलिए अब भरपाई करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम रामू की पत्नी हो ना, जिसने हमारे परिवार को तालाब पर आने से मना कर दिया था और मुखिया से शिकायत लगाई थी। अब मारो। 3 चुड़ैलें ऐसा बोलकर उस औरत को बेरहमी के साथ मार देती हैं और उसकी बोटी बोटी खा जाती हैं। फिर उसकी हड्डी निकालकर कुत्तों को दे देती है। वक्त गुजरता है, चुड़ैल और भूतों का साया उस तालाब पर बना रहता है और जो कोई भी रात में गलती से भी उस तालाब पर आता था, उसे वो मौत के घाट उतार दिया करते थे। गांव में तालाब के पास जाने वाले लोगों की मौत की खबर फैल जाती है, जिससे लोग इस तालाब पर जाने से डरने लग जाते हैं। शाम के समय तालाब के पास से एक लड़का गुजर रहा था कि उसके पांव कीचड़ में चले जाते हैं। तभी वो बोलता है, ओह शिट, मेरा पांव तो गंदा हो गया, अब इसे साफ करना पड़ेगा। कहाँ से पानी लाऊं? ओह, अरे सामने ही तालाब है, यहीं चला जाता हूँ। ये बोलकर वो लड़का उस तालाब के पास चला जाता है और जैसे ही अपना पैर धोने के लिए झुकता है, तभी एक भूत आकर उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है और बोलता है, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो भी मरेगा, तो गांव वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ बस अपना जूता साफ करने आया था, छोड़ दो मुझे। तो इसी गांव से है ना, तू भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं शहर से आया हूँ। बस वाले ने मुझे जंगल में उतार दिया। वो भूत उन चुड़ैलों से इशारे में बात करने के बाद उस लड़के को छोड़ देते हैं और बोलते हैं, जा, तुझे छोड़ दिया। तुमने मुझे छोड़ दिया? इसका मतलब तुम अच्छे हो। जरूर गांव वालों ने तुम सबके साथ कोई नाइंसाफी की है, जिस वजह से तुम गांव वालों से नफरत करते हो। तुम्हें परेशानी ना हो तो क्या मैं जान सकता हूँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। हाँ, गांव वालों ने हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कुछ महीनों पहले की बात है।
मैं अपने परिवार के साथ भीमपुर अपने गांव में रहती थी, लेकिन हमारी नीची जाति होने के कारण हमें उस गांव से निकाल दिया गया। दर दर की ठोकरें खाकर मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन और मैं इस गांव में आ गए और यहाँ रहने लगे। आसपास के लोगों को हमारी जाति के बारे में पता चल गया तो वहाँ से भी हमें भगा दिया। फिर हम जंगल के किनारे रहने लगे। ऐसे ही एक दिन हमारे घर में राशन खत्म हो गया, जिसके लिए मैं एक दुकान पर गई और बोली, लाला जी जरा दाल और आटा देना। अरे तू सरोज की छोरी है ना, जो 2 दिन पहले दूसरे गांव से आई है? हाँ लाला जी। चली जा यहाँ से, तुझे 1 फूटी कौड़ी का सामान नहीं मिलेगा। तुम नीची जाति वालों को एक दाना नहीं दूंगा। मैं तो आपको पैसे दे रही हूँ, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोला ना, तुम नीची जात वालों को सामान देकर मैं अपनी दुकान पर ताला नहीं लगा सकता। आखिर तुम लोगों का क्या अस्तित्व है? पता नहीं कैसे कैसे रहते हो झुग्गी झोपड़ी वाले। लाला रोशनी को बहुत जली कटी सुनाकर जलील करता है और भगा देता है। वो राशन लेने किसी दूसरी दुकान पर जाती है तो उसके साथ वही व्यवहार होता है जो लाला ने किया था। इस तरह वो वापस अपने परिवार के पास घर लौट आती है। तभी उसके पिता गिरीश बोलते हैं, अरे बेटा, तू राशन लेकर नहीं आई क्या? तेरी माँ राशन के इंतजार में अभी तक बैठी है। दीदी हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ लाए नहीं। क्या हुआ? तू परेशान सी है, मुझे बता क्या बात है? सरोज के कहते ही रोशनी उसके गले लगकर रोने लगती है और उसे सारी बातें बता देती है और कहती है, इसका मतलब यहाँ के लोग भी ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, हमें अपना गुजारा करने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। क्या माँ? हम तालाब से जाकर कुछ मछलियाँ पकड़ लेते हैं, उन्हें भून कर खा लेंगे, जिससे आज रात का गुजारा चल जाएगा। हाँ सरोज, ये तुमने ठीक कहा। यहाँ हमें कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तालाब पर सबका अधिकार होता है। फिर हम सब मछली पकड़ने चलते हैं, काम जल्दी भी हो जाएगा और माँ जल्दी खाना भी पका लेंगी। रोशनी की बात सुन 5 लोग तालाब के पास मछली पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो कुछ मछलियां निकालते हैं तभी वहां एक औरत गांव वालों को चिल्लाकर बुलाती है। तभी मुखिया भी आ जाता है और कहता है, अरे पापी लोग, पानी को अशुद्ध कर दिया तुमने, अब हम इसे कैसे पिएंगे? तुम नीची जात के लोगों को रहने के लिए हमने इजाजत भी नहीं दी, तब भी तुम यहाँ आकर रह रहे हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब पर पाने की? गांव के सभी लोग यहाँ से अपनी प्यास बुझाते हैं और तुमने इसे ही अशुद्ध कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ममता ने हमें बता दिया। अभी ये लड़की मेरी दुकान पर भी आई थी, गंगा जल से शुद्ध करना पड़ गया मुझे। अब इस तालाब की तो शुद्धि करानी पड़ेगी। बहुत गलत किया तुम्हारे परिवार ने, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। मुखिया के इतना कहते ही गांव के सभी लोग रोशनी के परिवार पर पत्थर से प्रहार करने लग गए, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाते हैं। गांव वाले उन्हें मारकर चले जाते हैं। तभी जख्मी हालत में गिरीश बोलता है, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया। तालाब पर सभी का अधिकार होता है, लेकिन इन्होंने हमारी एक न सुनी। बच्चों, ये हमें नहीं जीने देंगे, क्योंकि सब हमारे साथ यही व्यवहार करेंगे। इससे बेहतर है कि हम सब अपनी जान दे दें। यह कहकर रोशनी का पूरा परिवार उस तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तभी से तालाब पर उनका कब्जा होने लगा और वो लोगों की जान लेने लग गई। बस तब से बदले की भावना में हमारी आत्मा भटक रही है। तुम सबके साथ बहुत गलत हुआ है। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। सरकार ने सभी को मौलिक अधिकार दिए, प्राकृतिक चीजों पर सभी का पूर्ण अधिकार है। बताओ तुम्हें क्या इंसाफ चाहिए? बेटा, हम यही चाहते हैं, जो हमारे साथ हुआ है वो हमारी जैसी जात वाले लोगों के साथ ना हो। बस तुम ये अधिकार दिला दो। वो लड़का उनकी बात मान जाता है, क्योंकि वो शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। तो वो मुखिया से जाकर नीची जात के लोगों के अधिकार के लिए मांग करता है और सरकार की मदद भी लेता है, जिसके बाद से वो मुखिया किसी भी नीची जात के लोगों को नहीं धुतकारता। रोशनी के परिवार वालों को इस बारे में पता चल जाता है। ये सुनकर उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए उस तालाब पर से चले जाते हैं।